So hello guys, this is your mentor Bharat Sahu welcomes you in the another informative video of Tech Linguist. We are discussing part B, that is vocational skill of artificial intelligence subject for class 10th. We have already discussed unit 1, that is fundamental concept of AI, unit 2 AI project cycle, unit 4 data science, and unit 5, that is computer vision. In this video we will discuss about natural language processing, that is our 6th unit. And from this unit, that is 6th unit, 8 marks question will come in our CBSE board exam. If you have not seen unit 1, unit 2, unit 4 and unit 5 video, watch the video before coming in natural language processing video. अगर आप लोगों ने ये 4 वीडियो को नहीं देखा है, अगर ये चारों यूनिट्स को कंप्लीट नहीं किया है, तो यूनिट 6 स्टार्ट करने से पहले ये चारों यूनिट को पहले कंप्लीट कर लीजिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, यूनिट 6 के वीडियो को देखिएगा. सो इन यूनिट 6 दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देयर आर टोटल 3 सेशन. टोटल हम लोगों के पास में यहाँ पर 3 सेशन है यहाँ पर, और तीनों सेशन को हम लोग को डिस्कस करना है 6th यूनिट में. और यहाँ से यूनिट 6 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं हमारे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में. तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, आप लोग इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, सो दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. इन सेशन 1 वी विल इंट्रोड्यूस एनएलपी, मींस इंट्रोड्यूस मतलब एनएलपी होता क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हम लोग किसको बोलते हैं, वो हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे. इन सेशन 2 वी विल रिविजिट एआई प्रोजेक्ट साइकिल. रिविजिट मीन्स हम लोग वापस से एक बार और विजिट करेंगे एआई प्रोजेक्ट साइकिल को. इन सेशन 3 वी विल डिस्कस ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज एंड एनएलपी. तो ये तीनों सेशन से ये मान के चलिए हम लोग को अच्छे से स्टडी करना है, अच्छे से समझना है कॉन्सेप्ट को, सो दैट वी कैन ऑब्टेन और वी कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स फ्रॉम दिस यूनिट. अब पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है. पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये 3 वर्ड जो है, नेचुरल लैंग्वेज और प्रोसेसिंग. नेचुरल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस. नेचुरल लैंग्वेज हम लोग जनरल टर्म में अगर बात करें हम लोग, तो जो हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, जो हिंदी बोलते हैं, वो क्या है? नेचुरल लैंग्वेज है. मीन्स बाय डिफॉल्ट नेचुरल लैंग्वेज हमारे एआई डिवाइसेस का क्या रहता है? इंग्लिश रहता है बाय डिफॉल्ट. उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल लैंग्वेज हम लोग बोलते किसको है? अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, दैट इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज. अभी नेचुरल लैंग्वेज हमारा हिंदी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, तमिल हो सकता है, गुजराती हो सकता है, मलयालम हो सकता है. अदर नेटिव लैंग्वेजेस जितने भी है हमारे, वो सब हमारे नेचुरल लैंग्वेज के अंडर में बिलोंग करते हैं. लेकिन हमारा जो एआई डिवाइस का नेचुरल लैंग्वेज जो रहता है, बाय डिफॉल्ट जो नेचुरल लैंग्वेज रहता है एआई डिवाइस का, वो रहता है इंग्लिश. नो डाउट हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं, जो भी हमारा नेटिव लैंग्वेज है उसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट नेचुरल लैंग्वेज क्या रहता है? इंग्लिश रहता है. अब ये चीज जो है नेचुरल लैंग्वेज, जैसे हम लोग कमांड देते हैं हमारे वर्चुअल असिस्टेंट को या कोई भी एआई डिवाइसेस को, तो उसको वो कैसे प्रोसेस करता है वो पूरा हम लोग देखेंगे इस पूरे यूनिट में. तो सेशन 1 क्या बोलता है यहाँ पर? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट इनेबल कंप्यूटर टू प्रोसेस ह्यूमन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वॉइस. जो भी ह्यूमन का लैंग्वेज है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और वॉइस है, मशीन क्या करेगा? उसको समझेगा, उसके वो क्या कमांड देना चाहता है उसको समझेगा, वो क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको समझेगा, और उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा. ठीक है. तो जो नेचुरल लैंग्वेज है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, वो वॉइस के फॉर्म में भी हो सकता है. उसको पहले हमारा एआई मशीन या हमारा वर्चुअल असिस्टेंट पहले उसको समझेगा, उसको वो प्रोसेस करेगा, एंड इन द सेम लैंग्वेज जो ह्यूमन ने यूज किया था, उसी सेम लैंग्वेज में वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स करेगा. नेचुरल लैंग्वेज मीन्स अ लैंग्वेज इन विच ह्यूमन बीइंग मेक अ कम्युनिकेशन विथ ईच अदर. वही चीज अभी हमने बोला, वही चीज मैंने बताया अभी. ठीक है. तो एआई डिवाइसेस में जो भी हम लोग उसको कमांड देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट और विद द हेल्प ऑफ वॉइस, वो कहलाता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज. और जो एआई मशीन है हमारा, चाहे वो वर्चुअल असिस्टेंट हो, चाहे हमारा सिरी हो, अलेक्सा हो, जो भी हो, उसको वो कैसे प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. इसी पूरे कॉन्सेप्ट को अब हम लोग आगे समझेंगे. यहाँ पर हमारे कुछ टास्क हैं किसके? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के. टास्क मतलब वो कैसे उसको रिकॉग्नाइज करता है, कैसे वो परफॉर्म करता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है. स्पीच रिकॉग्निशन. स्पीच रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? स्पीच टू टेक्स्ट. मतलब ऐसे हमारे पास में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, चाहे आप लोग ऑनलाइन यूज करें चाहे ऑफलाइन यूज करें. हम लोग व्हाट्सएप में भी यूज करते हैं. हम लोग स्पीच के वे में, हम लोग ऑडियो के वे में बोलते जाते हैं, और हमारा जो डिवाइस है वो क्या करता है? उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है.
that is called speech recognition, means speech to text. It is used to take input from user in the form of text or audio and convert it into the text. यूजर है उसको कमांड देते हैं, उसको इनपुट देते हैं विद द हेल्प ऑफ वॉइस, और ये क्या करता है, स्पीच रिकॉग्निशन क्या करता है, उस वॉइस को, उस ऑडियो को कन्वर्ट करता है टेक्स्ट में. दैट इज कॉल्ड स्पीच रिकॉग्निशन. वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन. वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन का मतलब क्या होता है, इट इज द सिलेक्शन ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड विथ मल्टीपल मीनिंग. यहां पर क्या करते हैं, जैसे हम लोग कोई भी एक वर्ड को बोलते हैं उसका बहुत सारे मीनिंग रहते हैं. दैट इज कॉल्ड वर्ड सेंस डिसएम्बिगुएशन. मीन्स उसको क्या करता है, वो रूट वर्ड में ले जाता है, उसके बाद में उसको प्रोसेस करता है. इसके प्रोसेसिंग को, एनएलपी के प्रोसेसिंग को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे इस यूनिट में. एंड थर्ड टास्क इज सेंटिमेंट एनालिसिस. सेंटिमेंट एनालिसिस मतलब वो क्या करता है, हमारे इमोशंस को, हमारे सरकेजम को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है. क्यों आइडेंटिफाई करता है, सो दैट वो क्वालिटी इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर सके, वो एक्सट्रैक्ट कर सके इंफॉर्मेशन को. इट इज यूज टू extract subjective qualities like emotion, sarcasm, confusion and suspicious from text. Sentiment analysis क्या करता है, हमारे टेक्स्ट में से फाइंड आउट करता है, एक्सट्रैक्ट करता है सब्जेक्टिव क्वालिटीज को, जैसे हमारे इमोशंस हो गए, सरकेजम हो गए, कंफ्यूजन हो गया. वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है हमारे इमोशंस को, हमारे सेंटिमेंट्स को. दैट इज कॉल्ड सेंटिमेंट एनालिसिस. एंड फोर्थ टास्क क्या है यहाँ पर, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन. नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन मतलब टेक्स्ट टू स्पीच. ये जस्ट अपोजिट है हमारे स्पीच रिकॉग्निशन से. स्पीच रिकॉग्निशन में हम लोग क्या कर रहे थे, स्पीच टू टेक्स्ट कर रहे थे. मीन्स हम लोग उसको ऑडियो के फॉर्म में देते थे और हमारा एआई डिवाइस या हमारा एनएलपी जो है वो क्या करता था, उसको टेक्स्ट के टर्म्स में उसको कन्वर्ट करता था. लेकिन जो नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन जो है वो टेक्स्ट को क्या करता है, स्पीच में कन्वर्ट करता है. तो इसका हम लोग एग्जाम्पल किस में देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लोग कुछ ऐसा देख सकते हैं. हम लोगों ने क्या किया, पूरे के पूरे इसको टेक्स्ट को दे दिया, नेचुरल लैंग्वेज का टेक्स्ट को दे दिया, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग उससे टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे किसमें, ऑडियो में. Natural language processing (NLP) refers to the branch of computer science, and more specifically, the branch of artificial intelligence or AI, concerned with giving computers the ability to understand text and spoken words in much the same way human beings can. तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच. ये हमारा बायलिंगुअल भी हो सकता है, अदर लैंग्वेजेस में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर भी देख सकते हैं हम लोग. प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण (NLP) कंप्यूटर विज्ञान की शाखा को संदर्भित करता है और विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI की शाखा कंप्यूटर को पाठ पर बोले गए शब्दों को उसी तरह समझने की क्षमता देने से संबंधित है जिस तरह मनुष्य कर सकते हैं. तो ये क्या था हमारा नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन, मीन्स टेक्स्ट टू स्पीच. ये क्या करता है, जनरेट करता है वॉइस को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेक्स्ट. तो इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं हम लोग. मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं रियली में. सो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इज ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन. ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन का यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है. यहाँ पर आप लोग एक इमेज को देखेंगे जिसमें बहुत सारे हमारे पास में पैराग्राफ यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है. उसके बाद में जैसे ही हम लोग समराइज बटन में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या करता है, ये इतने बड़े पैराग्राफ को छोटे से पैराग्राफ में उसको समराइज कर देता है विदाउट डिग्रेडिंग द मेन मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ. वो क्या करता है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट समराइजेशन जो है लॉन्गर टेक्स्ट को क्या करता है, वो शॉर्टन कर देता है और समराइज कर देता है. सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी सेंटिमेंट एनालिसिस. सेंटिमेंट एनालिसिस अभी हम लोगों ने देखा, रिफर्स टू अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस. Use linguistic analysis using AI to detect emotion and language tone in written text or speech to text. जैसे कि हम लोग कोई भी ऑनलाइन सर्विस का यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग को लास्ट में फीडबैक मांगा जाता है. विद दिस सर्विस यू आर हैप्पी, सैड, एवरेज. ये सब क्या रहता है हम लोग के एप्लीकेशन से, किसके, एनएलपी के. थर्ड एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इज टेक्स्ट क्लासिफिकेशन. ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो हमारा एप्लीकेशन है एनएलपी का, ये क्या करता है, it is a process of understanding, analyzing and categorizing unstructured text into organized group using NLP and other AI technologies based on predetermined tags and category. तो ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है हमारे टेक्स्ट. फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इज स्मार्ट असिस्टेंट. स्मार्ट असिस्टेंट मतलब जैसे हम लोग का सीरी हो गया, अलेक्सा हो गया, ये सब क्या है, स्मार्ट असिस्टेंट. दैट इज ऑल्सो नोन एज वर्चुअल असिस्टेंट. ठीक है, स्मार्ट असिस्टेंट जो है वो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट भी कहलाते हैं.
तो वर्चुअल असिस्टेंट कंप्लीटली बेस्ड रहते हैं हमारे नेचुरल लैंग्वेज में। मींस जब तक कि हम लोग उसको हे सिरी, हे अलेक्सा उसको वेकअप नहीं करेंगे तब तक कि वो ह्यूमन वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, और रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तो क्या नहीं करेगा, उस कमांड को फुलफिल नहीं करेगा। वर्चुअल असिस्टेंट आर एनएलपी बेस्ड प्रोग्राम दैट आर ऑटोमेटेड टू कम्युनिकेट इन ह्यूमन वॉइस मिमिकिंग ह्यूमन इंटरेक्शन टू हेल्प इजी अवर डे टू डे टास्क। तो ये हमारे वर्चुअल असिस्टेंट जो रहते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मीन्स विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन इन ह्यूमन वॉइस वो क्या करते हैं, ह्यूमन के जो भी डे टू डे टास्क है उसको इजी करने में हेल्प करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज, और फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी इज डिजिटल फोन कॉल। डिजिटल फोन कॉल मीन्स जब भी हम लोग कस्टमर केयर में कॉल करते हैं तो वहां पर ये बोला जाता है कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड फॉर ट्रेनिंग पर्पस। तो वो हमारे कॉल को क्यों रिकॉर्ड करते हैं, सो दैट वो अपने सर्विस को एनहांस कर सके। मीन्स हमको जो प्रॉब्लम फेस हुआ है, हम लोग ने जो प्रॉब्लम को फेस किया है उसको वो डिबग कर सके, उसको वो सॉल्व कर सके। तो ये डिजिटल फोन कॉल जो रहता है, मीन्स जो ऑटोमेटेड वॉइस रहता है वो रहता है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन। सो इतना था हमारे सेशन 1 में, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इन फर्स्ट सेशन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड एनएलपी मींस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है वो देखा हमने, उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं वो भी देखे, मींस कहाँ वो यूज होता है रियल में वो हम लोगों ने देखा। अब सेशन 2 में हम लोग को रिविजिट करना है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। इसको अगर आप लोगों ने ये पूरे सेशन को अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, ये पूरे प्लेलिस्ट को अगर ध्यान से देखा होगा, तो हम लोगों ने डेटा साइंस में भी हम लोगों में एक टॉपिक आया था, सेशन 2 था हम लोग के डेटा साइंस में भी, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल। अब यहाँ पर रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये। इसका आंसर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मींस, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और अगर ये क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ डेटा साइंस, तो दोनों का जो आंसर रहेगा, दोनों यूनिट का जो आंसर रहेगा वो सेम रहेगा। यहाँ पर हमारे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में जो एआई प्रोजेक्ट साइकिल रहता है उसमें कितने स्टेजेस रहते हैं, इसमें हमारे 6 स्टेजेस रहते हैं। पहला स्टेज है हमारा प्रॉब्लम स्कोपिंग, सेकंड स्टेज डेटा एक्विजिशन, थर्ड स्टेज डेटा एक्सप्लोरेशन, फोर्थ स्टेज मॉडलिंग, फिफ्थ स्टेज इवेल्युएशन एंड द फाइनल स्टेज विल बी डिप्लॉयमेंट। इसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है यूनिट 2 में, दैट इज आवर एआई प्रोजेक्ट साइकिल। फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं यहाँ पर उसको ब्रीफ में समझने का। सो अवर फर्स्ट यूनिट इज, फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, प्रॉब्लम स्कोपिंग। फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इज प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम्स के नेचर को समझना कि वो प्रॉब्लम जो है विद द हेल्प ऑफ एआई वो सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। And with the help of 4W canvas, who, what, where and why, we used to identify the problem। उसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना किस टर्म में, प्रॉब्लम शुड बी सोशल प्रॉब्लम रेदर देन अ इंडिविजुअल प्रॉब्लम। और ये समझना कि ये जो प्रॉब्लम हमारे पास में जो आया है टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ एआई, उसको पहले क्यों नहीं सॉल्व किया गया, मीन्स उसके मेरिट्स, उसके डीमेरिट्स, ये सब किस में डिस्कस होते हैं, हमारे प्रॉब्लम स्कोपिंग स्टेज में डिस्कस होते हैं। सेकेंड स्टेज इज डेटा एक्विजिशन। फॉर एआई मॉडल हम लोग को डेटा को अक्वायर करना पड़ता है, मीन्स एक्विजिशन इज कॉल्ड अक्वायरिंग। अक्वायरिंग का मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना डेटा को। डेटा को हम लोग कलेक्ट क्यों करते हैं, टू फॉर ट्रेनिंग पर्पस। मतलब अगर जब तक कि हम लोग एआई मशीन को, हमारे एनएलपी मशीन को हम लोग जब तक ट्रेन नहीं करेंगे विद द हेल्प ऑफ डेटा, वो क्या नहीं कर पाएगा, वो समझ नहीं पाएगा कि उसको क्या करना है, मीन्स कौन से टाइप का जॉब उसके पास में आया है। तो डेटा को अक्वायर किया जाता है फॉर ट्रेनिंग पर्पस। एंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा हम लोग किसको बोलते हैं, अ डेटा विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टेबुलर फॉर्मेट और प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सेम हमारा अपोजिट है किसका, स्ट्रक्चर्ड डेटा का। अ डेटा विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन प्री डिफाइंड फॉर्मेट इज कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एग्जाम्पल क्या है हमारे स्ट्रक्चर्ड डेटा का, एक्सेल हो गया, एक्सेस हो गया, एसक्यूएल हो गया, जितने भी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो किस में वर्क करते हैं, मेजॉरिटी जो है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा में बेस्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का एग्जांपल क्या है हमारा, जेसन फॉर्मेट, which is quite relevant and quite usable in all types of programming language. थर्ड स्टेज इज डेटा एक्सप्लोरेशन। जो डेटा को हम लोगों ने कलेक्ट किया है सेकेंड स्टेज में, वी विल एक्सप्लोर करने का मतलब उसको एनालाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, उसको स्टडी करेंगे टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मीन्स
ऐसे इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे जो हमारे एआई प्रोजेक्ट के लिए यूजफुल में हो। दैट कम्स अंडर डेटा एक्सप्लोरेशन। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेज आता है मॉडलिंग। प्रोग्रामिंग करते हैं और एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं। मॉडलिंग रिफर्स टू मैथमेटिकल एनालिसिंग द डेटा एंड रिपीटेड ट्रेनिंग इज रन टू रीच द डिजायर्ड एंड एक्सपेक्टेड इंटेलिजेंस आउटकम। तो इसी स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, मॉडलिंग वाले स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, एआई मशीन को ट्रेन करते हैं। कब तक के ट्रेन करते हैं, रिपीटेड ट्रेनिंग देते हैं उसको, जब तक कि हमारे पास में एक्सपेक्टेड इंटेलिजेंस आउटकम प्रोड्यूस ना कर दे। एआई मॉडल इज बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल एंड रूल बेस्ड एआई मॉडल। लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल क्या रहते हैं, जिसको हम लोग लर्न करवाते हैं, मींस वेयर सुपरविजन इज रिक्वायर्ड। रूल बेस्ड एआई मॉडल क्या रहता है, जहां पर एक रूल को स्पेसिफिक रूल बेस्ड रहता है, वो रूल के अकॉर्डिंग ही वो वर्क करेगा, रूल के बियॉन्ड नहीं जा सकता वो। दैट इज रूल बेस्ड एआई मॉडल। फिफ्थ स्टेज इज इवेल्युएशन। Evaluation refers to a systematic checking and analyzing the merit, correctness and reliability of AI model based on the output produced by it। जो भी वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टमेटिक चेकिंग करेंगे हमारे एआई मशीन का, ये एनएलपी मशीन का। दैट कम्स अंडर इवेल्युएशन। उसको कैसे हम लोग चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ कंफ्यूजन मैट्रिक्स। इसको हम लोग इवेल्युएशन का जो यूनिट है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। मीन्स उसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो एआई मॉडल है वो सक्सेसफुली रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, डिजायर्ड रिजल्ट को प्रेडिक्ट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। इसको हम लोग नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे डिटेल में। नेक्स्ट स्टेज इज and the final stage is deployment. After evaluating the model, the next stage is deployment. If any glitch found in this stage, the flow to the problem scoping stage and the cycle continues. Deployment का मतलब क्या होता है, जो मॉडल को हम लोगों ने इवेल्युएट किया है उसको हम लोग रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। और जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हम लोग का जो एनएलपी मशीन है, वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके रियल वर्ल्ड रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, या रियल वर्ल्ड सिनेरियो को फेस करते हुए वो क्या करेगा, रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगा, या रिजल्ट को प्रेडिक्ट करेगा। दैट इज कॉल्ड डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट इज द सिक्स्थ स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल इन द टर्म्स ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब उसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास में, चैटबॉट। अब ये चैटबॉट होता क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, पिछले बोर्ड पेपर में 2 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन चैटबॉट। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कस्टमर जो है वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा है। अपना जो भी उसके पास में जो भी क्वेरीज है, जो भी उसके पास में प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन से शेयर करेगा। ये जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ये जो एनवायरनमेंट हम लोग को प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन, सो दैट कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो सके, वो कहलाता है हमारा चैटबॉट। अब ये चैटबॉट होता क्या है, चैटबॉट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट सिमुलेट एंड प्रोसेस ह्यूमन कन्वर्सेशन आइदर रिटन और स्पोकन, अलाउइंग ह्यूमन टू इंटरेक्ट विद डिजिटल डिवाइस एज इफ दे वर कम्युनिकेटिंग विद रियल पर्सन। जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ में चैटिंग करते हैं, कोई भी हमारा प्रॉब्लम रहता है उसको हम लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करते हैं, सेम वैसे ही एक जो यूजर रहेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सके, ताकि उसको ये लगे कि रियल पर्सन के साथ में वो कम्युनिकेशन कर रहा है। लेकिन बैकएंड में क्या रहता है, वो चैटबॉट के साथ में कम्युनिकेशन करता है। चैटबॉट आर ऑल्सो कॉल्ड बोट समटाइम। यहाँ पर हम लोग का 3 टाइप के चैटबॉट होते हैं। सिंपल चैटबॉट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्रिप्टेड चैटबॉट। Second one is smart chatbot, that is AI based chatbot, and the third one is hybrid chatbot. Hybrid का मतलब वही सेम सिंपल चैटबॉट एंड स्मार्ट चैटबॉट का कॉम्बिनेशन हमारा कहलाएगा हाइब्रिड चैटबॉट। सो टाइप्स ऑफ चैटबॉट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल चैटबॉट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्टेड चैटबॉट रहता है। वहां पर पहले से उसके मेमोरी में, मीन्स चैटबॉट के मेमोरी में कुछ स्क्रिप्ट लिख के वहां पर सेव कर दिया जाता है, और अगर उससे कोई भी क्वेश्चन को हम लोग करते हैं तो वो क्या करता है, हमको वही सेम आंसर को प्रोड्यूस करता है। मीन जो स्क्रिप्ट में उसके लिखाया रहेगा उसी आंसर को प्रोड्यूस करेगा। ऐसा कोई इंफॉर्मेशन हम लोग अगर उससे हम लोग पूछ लिए जो उसके स्क्रिप्ट में नहीं रहेगा तो वो आंसरेबल नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड स्क्रिप्टेड चैटबॉट। दे आर सिंपल चैटबॉट विच यूजेस स्क्रिप्ट बेस्ड और प्री डिफाइंड रूल टू डू एंड डू नॉट यूजेस एआई टू लर्न एंड अडेप्ट न्यू थिंग। ये क्या करता है, जो भी उसके स्क्रिप्ट में रहता है उसी को आंसरेबल करता है, लेकिन वो एआई की हेल्प से अडेप्ट नहीं करता वो न्यू थिंग को।
या न्यू इंफॉर्मेशन को अडेप्ट नहीं करता या लर्न नहीं करता। सेकेंड वन इज स्मार्ट चैटबॉट, दैट इज AI बेस्ड चैटबॉट। अब ये क्या करता है, जैसे जैसे कन्वर्सेशन होता है यूजर के साथ में, वैसे वैसे वो क्या करता है, अपने आप को इवॉल्व करता है, अपने मेमोरी को इवॉल्व करता है, सो दैट वो क्या कर सके, ह्यूमन के साथ में अच्छे से कन्वर्सेशन कर सके, और अडेप्ट करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को, और लर्न भी करता है न्यू इन्फॉर्मेशन को। दे आर द AI इनेबल मिमिकिंग ह्यूमन कन्वर्सेशन, अंडरस्टैंडिंग इंटेंशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्सेशन एंड कीप लर्निंग एंड अडेप्टिंग न्यू थिंग। ये क्या करता है, कंटिन्यू कोई ना कोई नए चीजों को सीखते जाता है, कोई ना कोई नई चीजों को सीखते रहता है। कौन सा, हमारा स्मार्ट चैटबॉट। हाइब्रिड चैटबॉट क्या रहता है, यहाँ पर रूल बेस्ड चैटबॉट एंड स्मार्ट चैटबॉट का कॉम्बिनेशन रहता है, मींस स्क्रिप्टेड चैटबॉट एंड स्मार्ट चैटबॉट का कॉम्बिनेशन रहता है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड चैटबॉट। So let us come to our session 3, that is human language versus computer language and natural language processing. अब यहाँ पर हम लोग पहले तीनों को डिफरेंशिएट फॉर्म में देख लेते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में देख लेते हैं कि ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर लैंग्वेज में डिफरेंट क्या होता है, मीन्स कैसे वो एक दूसरे से कैसे अलग रहते हैं, वो पहले देख लेते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज इन विच ह्यूमन बीइंग शेयर देयर आइडियाज, थॉट एंड ओपिनियन विथ ईच अदर आर कॉल्ड ह्यूमन लैंग्वेज। जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था नेचुरल लैंग्वेज के टर्म में। ह्यूमन लैंग्वेज क्या रहता है हमारा, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, तमिल, गुजराती एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है। अब कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है, ऐसा लैंग्वेज जो कंप्यूटर को बस समझ में आता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज। कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज समझ में आता है, बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है, अब हम लोग जो कमांड देते हैं वो तो नेचुरल लैंग्वेज में देते हैं, लेकिन कंप्यूटर को क्या समझ में आता है, उसको समझ में आता है कंप्यूटर लैंग्वेज, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को कैसे कन्वर्ट करता है, कैसे प्रोसेस करता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, उसको अब हम लोग सेशन 3 में डिस्कस करेंगे। मींस जब भी हम लोग कोई भी वर्चुअल असिस्टेंट को या कोई भी हमारे AI मशीन को हम लोग कमांड देते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, तो कैसे उसको प्रोसेस करता है और कैसे हम लोग को रिस्पॉन्स करता है ऑन द सेम लैंग्वेज। पहले हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को और कंप्यूटर लैंग्वेज को। तो ह्यूमन लैंग्वेज में जैसे सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स मींस जहां पर हम लोग को ग्रामर का यूज करना रहता है, मींस अगर प्रॉपर हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, तो चाहे हम लोग हिंदी का यूज करें, चाहे हिंदी संस्कृत का यूज करें, चाहे इंग्लिश का यूज करें, उसमें हम लोग का क्या रहता है, सिंटेक्स रहता है। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। ग्रामर का कोई रूल रहता है जिसको हम लोग को अप्लाई करना पड़ता है जब भी हम लोग ह्यूमन लैंग्वेज का यूज करते हैं, और उसी में ही एक सिमेंटिक रहता है। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है, पूरी वर्ड के जो कॉम्बिनेशन है, मीन जो स्टेटमेंट हम लोग बोल रहे हैं वो प्रॉपर उसका मीनिंग डिराइव्ड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेंटिक इन द टर्म्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। अब आते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में। कंप्यूटर लैंग्वेज में भी सेम है वैसे ही। सिंटेक्स का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। इस रूल को हम लोग को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स का मतलब क्या होता है, मीन्स एक रूल रहता है, उसको हम लोग को फॉलो करना ही पड़ता है, नोइंगली और अननोइंगली। जैसे कि यहाँ एग्जांपल में ABC इक्वल टू राहुल, ये क्या है, ABC इज अ वेरिएबल एंड राहुल इज अ वैल्यू। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स के भी डिफरेंट रूल्स रहते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग को कंप्यूटर को कमांड देना रहता है, ठीक है। दैट इज नोन एज कंप्यूटर लैंग्वेज। सिमेंटिक मीन्स जो मैं करवाना चाहता हूँ, मीन्स जो मैं इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर से करवाना चाहता हूँ वही सेम मीनिंग प्रोड्यूस करे, ऐसा हम लोग लैंग्वेज प्रोड्यूस या ऐसा प्रोग्रामिंग हम लोग लिखते हैं। सिमेंटिक मीन्स कन्वेइंग द मीनिंग ऑफ द प्रोग्राम स्टेटमेंट। सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अनदर। मतलब जैसे कि हमारा ह्यूमन लैंग्वेज में भी हमारे संस्कृत में जो ग्रामर रहते हैं वो डिफरेंट रहते हैं, किसके ग्रामर से, इंग्लिश के ग्रामर से। सेम वैसे ही सिंटेक्स और सिमेंटिक जो रहते हैं वो हर एक प्रोग्रामिंग के टर्म में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म में चेंज हो जाता है। हर प्रोग्रामिंग में या हर कंप्यूटर लैंग्वेज में सेम नहीं रहता उसका जो सिंटेक्स रहता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसके सिंटेक्स डिफर करते हैं प्रोग्रामिंग टू प्रोग्रामिंग। उसके बाद आते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ NLP, मींस हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो कैसे समझता है, कैसे उसको प्रोसेस करता है नेचुरल लैंग्वेज को, और कैसे नेचुरल लैंग्वेज में ही आंसर को जनरेट करता है, वो अब हम लोग देखेंगे। तो कंप्यूटर कैन नॉट ट्रूली अंडरस्टैंड इंग्लिश, वो क्या समझता है, कंप्यूटर लैंग्वेज समझता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर जो रहता है वो नेचुरल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। अब वो कैसे करता है उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पर, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है,
Text normalization is a process to reduce the variation in text word form to a common form when the variation means the same thing. जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं ही और शी लर्न्स एआई फ्रॉम टेक लिंग्विस्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ही जो है, ही का एच जो है कैपिटल है, शी का एच कैपिटल है, लर्न्स का एच कैपिटल है, टेक लिंग्विस्ट का टी कैपिटल है, लिंग्विस्टिक का एल कैपिटल है। सेकंड एग्जांपल में जब आते हैं ही और शी लर्न्स एआई फ्रॉम टेक लिंग्विस्ट, यहाँ पर जो पूरे हमारे जो जितना हमारे वर्ड्स हैं वो हमारे स्मॉलर केसेस में है। जब हम लोग थर्ड एग्जांपल में आते हैं तो ये पूरा जो है वो हमारा केस में है, कैपिटल लेटर्स में है, अपर केस में है। जब फोर्थ एग्जांपल में आते हैं तो यहाँ पर हमारा कैसे है, ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस केस में है। इन चीजों का जो मीनिंग है वो तो सेम है चारों सेंटेंस का। तो जो हमारा एनएलपी रहता है वो पहला स्टेप क्या रहता है, टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करता है। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, उसको वो सेम फॉर्म में लेके आता है। सेम फॉर्म मतलब अपर केस जो रहेगा उसको लोअर केस में लेके आएगा। मतलब रिकमेंड होता है यहाँ पर, मतलब रिकमेंड किया जाता है कि हम लोग उसको सारे को जो भी स्टेटमेंट हम लोग देते हैं उसको इन द फॉर्म ऑफ, अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट दे रहे हैं तो उसको वो नॉर्मलाइज करेगा। नॉर्मलाइज किस फॉर्म में करेगा, जैसे ये नॉर्मलाइज कर दिया पूरे टेक्स्ट को, मतलब इन चारों की मीनिंग क्या था हमारा, ही और शी लर्न्स एआई फ्रॉम टेक लिंग्विस्ट, इसको भी क्या कर दिया, स्मॉलर केस में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ये फर्स्ट स्टेप है किसका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। ये जो प्रोसेस हो रहा है वो कौन प्रोसेस कर रहा है, हमारा वर्चुअल असिस्टेंट या हमारा एनएलपी डिवाइस। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में हमारे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं। मीन्स टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन जो है वो एक खुद में ही एक कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट के अंदर टोटल हमारे 6 स्टेजेस को डिफाइन किया जाता है। अब ये 6 स्टेज क्या है, पहला है हमारा सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन मीन्स अगर हम लोग को उसको टेक्स्ट के फॉर्म में अगर कोई भी टास्क दे रहे हैं तो वो सेंटेंस को सेगमेंट करेगा। मीन्स वो पैराग्राफ को किस में कन्वर्ट करेगा, सेंटेंस में कन्वर्ट करेगा। सेकंड वन इज टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन का मतलब क्या होता है, हर एक वर्ड, अब वो हम लोगों ने क्या किया, पैराग्राफ को सेंटेंस में कन्वर्ट किया। अब टोकनाइजेशन जो है वो सेंटेंस को वर्ड में कन्वर्ट करेगा और हर एक वर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई हो ऐसे कुछ उसको सिंबल्स प्रोवाइड करेगा या ऐसे कुछ उसको नंबर प्रोवाइड करेगा। दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। थर्ड स्टेज इज और थर्ड पॉइंट इज रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर। ये टेक्स्ट को नॉर्मलाइज करने के लिए क्या करेगा, स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर को रिमूव कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा स्टेमिंग। स्टेमिंग क्या करता है, रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है। मीन्स ऐसे कुछ वर्ड्स अगर हम लोग दे दिए उसको इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट तो उसके वो रूट वर्ड को फाइंड आउट करेगा, उसके बाद में वो प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग टेक्स्ट इनटू अ कॉमन केस। कॉमन केस मीन्स वही सेम, ये पूरे टेक्स्ट को क्या किया, इसने पूरे टेक्स्ट को क्या किया, कॉमन केस में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज कॉमन केस। नेक्स्ट स्टेप इज लेमेटाइजेशन। लेमेटाइजेशन और स्टेमिंग में एक बहुत, इसको हम लोग डीप में स्टडी करेंगे आगे। इसके दोनों के बीच में दोनों का काम जो है वो सेम है। लेमेटाइजेशन भी हमारे रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है, दैट इज कॉल्ड लेमा। स्टेमिंग जो है वो रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है, दैट इज कॉल्ड स्टेम। लेकिन ये दोनों में डिफरेंस है हमारे स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में, इसको हम लोग आगे देखेंगे। जैसे ही ये पूरे इन प्रोसेस को फॉलो कर देता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हमारा डिवाइस और एप्लीकेशन है, 6 स्टेजेस को या 6 स्टेप्स को प्रोसेस कर लेता है। उसके बाद में वो कन्वर्ट करता है पूरे हमारे टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, और वर्ड्स को कन्वर्ट करता है वो किसमें, नंबर में। ठीक है, फाइनली कन्वर्ट टू नंबर। और ये कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम दैट इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिदम। इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब हम लोग क्या करते हैं, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को हर एक स्टेजेस को उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेज है या फर्स्ट स्टेज हम लोग बोल सकते हैं सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। कोई भी सेंटेंस है उसको छोटे पार्ट में डिवाइड करना। जैसे कि यहाँ पर इस बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं कि हेलो गाइस, वेलकम टू टेक लिंग्विस्ट। हियर वी विल स्टडी अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलपी, हाउ एनएलपी प्रोसेस द कमांड गिवन बाय द यूजर। ये क्या है, हमारा पैराग्राफ है ये पूरा का पूरा। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन जो क्या करेगा, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा ये पूरे पैराग्राफ को किसमें, सेंटेंस में। दैट इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। अब सेकंड उसके नेक्स्ट स्टेज है हमारा टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन क्या बोलता है यहाँ पर, अ टोकन
is a well-defined systematic unit inside a statement and contribute to overall meaning of the sentence. A token may represent word, a phrase, a number or a symbol. टोकनाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? ये टोकनाइजेशन क्या करेगा? इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेगा किसमें? वर्ड में. दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन. यहां तक कि इवन वो स्पेशल कैरेक्टर्स को, नंबर्स को, ये सबको वो क्या करेगा? टोकनाइज करेगा. मींस वो कन्वर्ट करेगा हर एक वर्ड को अलग अलग टोकन में. दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन. टोकनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अप ऑफ इंडिविजुअल सेंटेंस इनटू स्मॉलर यूनिट कॉल्ड टोकन. एक वर्ड में, एक फ्रेज में, अ नंबर, अ सिंबल, उसमें क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा पूरे के पूरे स्टेटमेंट को. इन शॉर्ट अगर हम लोग बोलना चाहे कि टोकनाइजेशन जो है वो सेंटेंस को कन्वर्ट करता है वर्ड में. दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन. पहले क्या किया? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप क्या था? सेंटेंस सेगमेंटेशन. पैराग्राफ को कन्वर्ट किया गया किसमें? सेंटेंस में. अब सेकंड स्टेप में क्या किया गया? सेंटेंस को कन्वर्ट किया गया किसमें? वर्ड में. दैट इज कॉल्ड टोकनाइजेशन. जैसे कि आप लोग इस एग्जांपल में दे सकते हैं, हाउ एनएलपी प्रोसेस द कमांड गिवन बाय द यूजर. ये क्या है? एक सेंटेंस है हमारा. ये लास्ट सेंटेंस है किसका? पैराग्राफ का. ये लास्ट सेंटेंस किसने निकाला? सेंटेंस सेगमेंटेशन ने निकाला. उसके बाद टोकनाइजेशन ने क्या किया? यहाँ पर हर एक वर्ड को अलग अलग टोकन में डिवाइड कर दिया. अलग अलग पूरे सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया हम लोग ने टोकनाइजेशन के हेल्प से वर्ड में. और हर एक वर्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई हो सके ऐसा उसको एक नंबर दे दिया. जैसे कि यहाँ पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10. इवन जो हमारा स्पेशल कैरेक्टर है फुल स्टॉप, वो उसके लिए भी एक अलग सा टोकन जनरेट होगा. कौन से स्टेज में? टोकनाइजेशन वाले स्टेज में. नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा हमारा? रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर. अब मेन फंक्शन क्या है इसका? अनवांटेड वर्ड्स को और अनवांटेड नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करना विदाउट डिग्रेडिंग और विदाउट लूजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. ये काम करता है हमारा रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर वाला स्टेप. जैसे कि इस स्टेप में यहां पर आप लोग देख सकते हैं, हाउ एनएलपी प्रोसेस द कमांड गिवन बाय द यूजर. इसको टोकनाइजेशन ने क्या किया? अलग अलग वर्ड में कन्वर्ट कर दिया. अब रिमूविंग स्टॉप वर्ड क्या करेगा? यहां पर से देखो, यहां पर से द को रिमूव कर दिया, यहां से द को रिमूव कर दिया, यहां से हम लोग का क्या को रिमूव कर दिया? फुल स्टॉप को रिमूव कर दिया. ये क्या करेगा? विदाउट लूजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेटमेंट. ठीक है. और विदाउट लूजिंग द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट वो अनवांटेड कैरेक्टर्स को रिमूव कर देगा. अब आते हैं हम लोग स्टेमिंग वाले स्टेप में. स्टेमिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द रूट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बाय रिमूविंग अफिक्स. जो लास्ट में लगता है हमारे वर्ड के, आईएनजी, ईडी, ये सब क्या रहता है? अफिक्स कहलाते हैं. इज नोन एज स्टेमिंग. द वर्ड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्टेमिंग आर कॉल्ड स्टेम. मीन्स ये रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है हमारा जो स्टेमिंग है. जैसे कि इस एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं, प्रोसेसिंग जो है वो क्या कर रहा है? किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? प्रोसेस में. गिविंग जो है वो गिव में कन्वर्ट हो जा रहा है. प्लेइंग जो है वो प्ले में कन्वर्ट हो जा रहा है. रीडिंग जो है वो रीड में कन्वर्ट हो जा रहा है. इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्ट्रक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है. ये कौन करता है? स्टेमिंग करता है. मीन्स वो अफिक्स को रिमूव कर देता है और रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है. कौन? स्टेमिंग. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस. रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर्स के बाद में क्या किया? इसको कॉमन केस में कन्वर्ट करेगा. ठीक है. जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं, कॉमन केस मतलब सेम केस में. हम लोग रिकमेंड करते हैं कि लोअर केस में ही वो कन्वर्ट करता है. हम लोग क्या करते हैं? वो लोअर केस में ही कन्वर्ट करता है. दैट इज कॉल्ड कॉमन केस. जैसे कि इस एग्जांपल से आप लोग देख सकते हैं, इसने क्या किया? पूरे के पूरे स्टेटमेंट को कॉमन केस में कन्वर्ट कर दिया. दैट इज कॉल्ड केस नॉर्मलाइजेशन. उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा लेमेटाइजेशन. लेमेटाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वर्ड टू इट्स एक्चुअल रूट फॉर्मेट, एक्चुअल रूट फॉर्म लिंग्विस्टिकली एज पर द लैंग्वेज. एज पर लैंग्वेज उसके रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है. और जो रूट वर्ड फाइंड आउट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लेमा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेमास बोलते हैं. लेमेटाइजेशन जो है, ये जो प्रोसेस है वो रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेमास. जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में आप लोग देखेंगे, इज एम आर, इसका रूट वर्ड क्या होगा? उसका लेमा क्या होगा? बी. यूजेस का लेमा क्या होगा? यूज. इंडाइसेस का लेमा क्या होगा? इंडेक्स. बेटर्ड का लेमा क्या होगा हमारा? गुड. विजिबिलिटी का क्या होगा लेमा? विजिबिलिटी. विजिबिलिटीज का होगा हमारा विजिबिलिटी. तो यहाँ पर हम लोग पहले डिफरेंस को समझ लेते हैं कि स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन का अगर प्रोसेस सेम है, उसका काम अगर सेम है,
रूट वर्ड को ही फाइंड आउट करता है, तो ये दोनों अलग अलग टर्म क्यों है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। स्टेमिंग क्या करता है? स्टेमिंग ऐसे रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है जिसका मीनिंग ह्यूमन बीइंग के लिए इजीली समझना पॉसिबल नहीं है। स्टेमिंग इज अ प्रोसेस दैट स्टेम्स और रिमूव लास्ट फ्यू कैरेक्टर फ्रॉम अ वर्ड, ऑफर लीडिंग टू इनकरेक्ट मीनिंग एंड स्पेलिंग। वो क्या करता है? लास्ट कुछ वर्ड को रिमूव कर देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अफिक्स। तो ये क्या कहलाता है? हमारा स्टेमिंग कहलाता है। और लेमेटाइजेशन क्या कहलाता है? लेमेटाइजेशन करेक्ट consider the context and convert the word into meaningful based form which is called lemma। वो क्या करता है? लिंग्विस्टिकली वो रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है, लेमा जो है। और लेमेटाइजेशन जो है वो एक मीनिंगफुल वर्ड को जनरेट करता है जब वो रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है। Second point is stemming is used in case of large database where performance is an issue। ये large database में काम करता है। Second, lemmatization क्या है? It is used to summarize the text। Stemming हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को सेंटिमेंट को एनालाइज करना रहता है या स्टेटमेंट को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म में एनालाइज करना रहता है, तब हम लोग यूज करते हैं स्टेमिंग को। लेमेटाइजेशन हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम लोग को समराइज्ड करना रहता है पूरे के पूरे पैराग्राफ। थर्ड पॉइंट, इट इज फास्टर कंपैरेटिव टू लेमेटाइजेशन। क्यों फास्टर है? क्योंकि ये कुछ वर्ड्स, लास्ट के कुछ वर्ड्स को क्या कर देता है? क्रॉप कर देता है। इट इज स्लोअर एज कंपैरेटिव टू स्टेमिंग एज इट जनरेट मीनिंगफुल वर्ड जनरेट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है, दैट इज व्हाई इट इज स्लोअर। क्या है यहाँ पर? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है हमारे किसके? स्टेमिंग के। जैसे स्टडीज के सफिक्स को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, स्टेम कर दिया, तो स्टेम वर्ड निकल गया, उसका रूट वर्ड निकल गया। स्टडीज के सफिक्स को रिमूव किया तो क्या निकल गया? स्टडी निकल गया, STUDI। स्टडीइंग ING को रिमूव किया तो निकल गया स्टडी। अब स्टेमिंग जो है वो कई बार ऐसे वर्ड को प्रोड्यूस करता है जिसका मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलना पॉसिबल नहीं रहता। लेकिन लेमेटाइजेशन जो है वो लिंग्विस्टिकली रूट वर्ड को फाइंड आउट करता है, मींस जिसका प्रॉपर एक मीनिंग हो, जिसको ह्यूमन बीइंग इजीली समझ ले। दीज आर द डिफरेंशिएशन बिटवीन स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन। फाइनली क्या करता है? जो हमारा कन्वर्टेड रहता है, हमारे जो वर्ड्स कन्वर्टेड रहते हैं उसको वो नंबर में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज कॉल्ड बैग ऑफ वर्ड। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, जैसे इसका नाम है वैसे सेम इसका काम भी है। मींस बैग ऑफ वर्ड मतलब एक स्टैक रहेगा, ये सैक रहेगा, एक बैग रहेगा जिसमें क्या रहेंगे? वर्ड्स रहेंगे और उसके फ्रीक्वेंसी रहेंगे, मींस कितने बार वो रिपीट हुआ है उस बैग में वो रहेंगे। बैग ऑफ वर्ड, as it is very important to know which word is more important and carry more weightage, to get the important word we use algorithm bag of word। अब ये bag of word में हम लोग algorithm अप्लाई करते हैं, मींस ये bag of word जो है वो algorithm का नाम है to find important word। ऐसा कौन सा वर्ड है पूरे के पूरे हमारे स्टेटमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो रहता है हमारे बैग ऑफ वर्ड। बैग ऑफ वर्ड कंटेन टू थिंग, वोकैबुलरी ऑफ नोन वर्ड and a measure of presence of known word means frequency of the word। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है? एक पूरा पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या है? हमारा पैराग्राफ। ये पैराग्राफ को हम लोगों ने कन्वर्ट किया किसमें? बैग ऑफ वर्ड में, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम। तो ये क्या किया इसने? टू कितने बार अपीयर हुआ? 12 टाइम्स, बी 0 टाइम्स और 6 टाइम्स। तो इसमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मींस बैग ऑफ वर्ड में दो चीज रहता है, वोकैबुलरी रहता है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड रहता है। ये दो चीज रहता है हमारे बैग ऑफ वर्ड में। अब हमारा जो बैग ऑफ वर्ड है वो कैसे कन्वर्ट करता है हमारे वर्ड को किसमें? बैग ऑफ वर्ड में। ये एल्गोरिथम जो है वो कैसे काम करता है वो देखते हैं अब हम लोग। बैग ऑफ वर्ड, कुछ इसके स्टेप्स हैं जिसको इंप्लीमेंट करता है हमारा बैग ऑफ वर्ड। इन ऑर्डर टू फाइंड फीचर्स फ्रॉम द टेक्स्ट वी हैव टू फाइंड विच टोकन आर मोर प्रोमिनेंट and others as it gives the idea about the real message thought in the text। तो फर्स्ट स्टेप क्या है बैग ऑफ वर्ड का? मींस ये जो एल्गोरिथम है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 4 स्टेप में। मींस जो हम लोगों ने जो टेक्स्ट को नॉर्मलाइज किया था, उसके बाद में टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन जो है वो बैग ऑफ वर्ड में कैसे कन्वर्ट होगा वो हम लोग देख रहे हैं। तो पहला स्टेप है हमारा टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। हम लोगों ने टेक्स्ट को क्या कर लिया? नॉर्मलाइज कर लिया उसको विथ रिमूविंग अनवांटेड कैरेक्टर्स, स्टॉप वर्ड्स, ये सब क्या हो गया? टेक्स्ट नॉर्मलाइज हो गया, हमारे कॉमन केस में आ गया हमारा जो वर्ड है। जो कमांड हम लोगों ने टेक्स्ट के फॉर्म में दे रहा था किसको? NLP को। सेकंड स्टेप क्या है हमारा? डिजाइनिंग द वोकैबुलरी। डिजाइनिंग द वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? प्रिपेयर द कॉर्पस। कॉर्पस ये जो टर्म है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ वर्ड। कलेक्शन ऑफ वर्ड इज नोन एज कॉर्पस। अब ये कॉर्पस क्या काम करता है? फ्रॉम द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट द होल कलेक्शन ऑफ टेक्सुअल डेटा फ्रॉम ऑल डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड कॉर्पस। मींस जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स रहते हैं वो कहलाते हैं हमारे कॉर्पस। थर्ड स्टेप क्या रहता है हमारा? डॉक्यूमेंट वेक्टर क्रिएट करना।
इसको हम लोग अभी देखते हैं अगले स्लाइड में। फोर्थ स्टेप रहता है हमारा कैलकुलेट TF-IDF, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं टू आइडेंटिफाई कौन सा ऐसा टर्म है जो फ्रीक्वेंटली यूज हुआ है। सो स्टेप 1 to 3 क्रिएट बैग ऑफ वर्ड। ये स्टेप 1, 2 और 3 जो है ये बैग ऑफ वर्ड को क्रिएट करते हैं, और स्टेप 4 जो है वो कन्वर्ट करते हैं हमारे बैग ऑफ वर्ड को नंबर्स में। क्यों नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है उसको एक ही लैंग्वेज आता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन, डिजाइनिंग द वोकैबुलरी एंड क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट वेक्टर, दीज 3 स्टेप्स आर यूज्ड क्रिएट बैग ऑफ वर्ड। और लास्ट स्टेप जो है कैलकुलेट टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या करता है, बैग ऑफ वर्ड से कन्वर्ट करता है किसमें, नंबर्स में। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि कैसे ये जो 4 स्टेजेस हैं वो कैसे क्रिएट हुए। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में कैसे हुआ? टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में पहला स्टेप क्या था हमारा, सेंटेंस को कन्वर्ट करेगा किसमें। टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप क्या था, पैराग्राफ को कन्वर्ट करेगा किसमें, सेंटेंस में, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस सेगमेंटेशन। सेंटेंस सेगमेंटेशन के बाद में हमारा क्या हुआ, अनवांटेड स्टॉप वर्ड और स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव करेगा। उसके बाद में ये क्या करेगा, डॉक्यूमेंट वाइज मींस अलग अलग स्टेटमेंट को वो अलग अलग रखेगा। जैसे कि इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, अलग अलग स्टेटमेंट को उसने क्या किया, टोकनाइज कर दिया, ये मान लीजिए आप लोग। और ये इसमें जो जितने चारों डॉक्यूमेंट में जो वर्ड्स हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड क्या है यहाँ पर, 24 वर्ड्स हैं। 24 वर्ड्स विल बी कॉल्ड एज कॉर्पस इंक्लूडिंग स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर के साथ में पूरे के पूरे वर्ड को क्या करेगा, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट 1, 2, 3, 4 को क्या किया इसने, पूरे अनवांटेड कैरेक्टर्स को हटा दिया, स्पेशल कैरेक्टर्स को हटा दिया। अब उसके बाद में ये जो प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है यहाँ पर हम लोग के जो राइट हैंड साइड में है, उसमें जितने भी वर्ड्स हैं दैट विल बी कॉल्ड एज कॉर्पस, मींस कंटेनिंग 24 वर्ड्स। 24 वर्ड्स क्या है, ये कॉर्पस है। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग ऑल द डॉक्यूमेंट, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद में जो डॉक्यूमेंट हमारे पास में बचा है, जो स्टेटमेंट हमारे पास में बचा है, वो क्या कहलाएगा, कॉर्पस कहलाएगा। उसके बाद में स्टेप 2 क्या आता है, डिजाइनिंग द वोकैबुलरी। डिजाइनिंग वोकैबुलरी का मतलब ये पूरे स्टेटमेंट को अब वो क्या करेगा, टोकनाइज कर दिया। टोकनाइज करने के बाद में क्या करेगा, वो डिक्शनरी, अपने डिक्शनरी में वो वोकैबुलरी को डिजाइन करेगा वो। अब यहाँ पर कितने कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पर हमारे कितने वर्ड्स हैं, 12 वर्ड्स हैं। अनवांटेड कैरेक्टर्स को सबको हटा दिया, तो यहाँ पर टोटल कितने वर्ड्स बन गए, 12 वर्ड्स बन गए। 12 वर्ड्स का वो क्या करेगा, वोकैबुलरी डिजाइन करेगा। वोकैबुलरी कैसा डिजाइन करेगा, वो मींस वो वर्ड्स को अपने पास में सेव करके रखे रहेगा, दैट विल बी कॉल्ड वोकैबुलरी। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, डॉक्यूमेंट वेक्टर। डॉक्यूमेंट वेक्टर क्या कहलाता है यहाँ पर, अब जैसे कि 12 वर्ड्स जो थे वो उसने क्या किया, वोकैबुलरी डिजाइन किया। उसके बाद में वो आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा वर्ड जो है वो कितने बार रिपीट हुआ है, मींस उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। मीन जैसे कि डॉक्यूमेंट 1 में यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस टेबल में आप लोग देख सकते हैं, आई बी इन सर्च ऑफ विजडम एज बट समटाइम्स फील अदरवाइज एज इफ फुलिश। ये क्या किया, कॉर्पस क्रिएट किया उसने, मींस प्रोसेसिंग के बाद में, प्री प्रोसेसिंग के बाद में। उसके बाद में क्या हुआ, सेकंड स्टेप अप्लाई हुआ, वोकैबुलरी डिजाइन हुआ। वोकैबुलरी में इतने वर्ड्स को उसने क्या किया, डिजाइन किया, 12 वर्ड्स को। आफ्टर प्रोसेसिंग द कॉर्पस को प्रोसेस करने के बाद में उसके पास में 12 वर्ड्स बचा। अब वो हर एक डॉक्यूमेंट में मतलब ये डॉक्यूमेंट 1, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, ये चारों डॉक्यूमेंट में ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो वोकैबुलरी उसने डिजाइन किया है उसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड हुआ है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर। यहाँ पर जैसे क्या हुआ, वो हम लोगों ने जो वोकैबुलरी बनाया था उसके वर्ड्स को हम लोग किस में लिख दिया, ऐसे रो के वे में लिख दिए। डॉक्यूमेंट 1, ये हमारा डॉक्यूमेंट 1 पूरा, ये डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3, डॉक्यूमेंट 4, और लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा टोटल आ जाएगा। तो हम लोग इस टेबल से क्या कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ ऐसा कौन सा वर्ड है जो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है, सेम है, तो उस वर्ड को हम लोग फिर रिमूव करना स्टार्ट करेंगे। ये हेल्प करता है हमारे पूरे NLP को, नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस करने के लिए। डॉक्यूमेंट वेक्टर कैसे डिजाइन करते हैं समझ में आया आप लोग को। उसके बाद में हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, कैलकुलेट TF-IDF, मींस कैसे हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं।
तो स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 इज यूज्ड टू क्रिएट बैग ऑफ वर्ड। और स्टेप 4 जो है वो क्या करता है, बैग ऑफ वर्ड को कन्वर्ट करता है किसमें, नंबर्स में। तो ये फाइनल स्टेप है हमारा किसमें, किसका, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। तो यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट TF-IDF, इंपॉर्टेंट वर्ड को यहाँ पर कॉर्पस में रखा जाता है और स्टॉप वर्ड को क्या कर दिया जाता है, यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। देयर वुड बी 2 टाइप्स ऑफ वर्ड इन कॉर्पस। कॉर्पस में क्या होगा, 2 टाइप के वर्ड होंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड और स्टॉप वर्ड। जैसे कि आप लोग इस ग्राफ में देख सकते हैं, अकरेंस ऑफ स्टॉप वर्ड क्या है, अकरेंस ऑफ स्टॉप वर्ड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है उसका, हाइयर है कंपेरेटिव टू रियल इंपॉर्टेंट वर्ड। तो स्टॉप वर्ड को हम लोग इस कारण आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम स्टॉप वर्ड को हम लोग इस कारण आइडेंटिफाई करते हैं ताकि हम लोग उसको रिमूव कर सके। TF-IDF इज अ स्टैटिक मेजर दैट इवेल्युएट्स हाउ रेलिवेंट अ वर्ड इज टू अ डॉक्यूमेंट इन अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, कि वो डॉक्यूमेंट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, रेलिवेंट वर्ड है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ TF-IDF, दैट इज नोन एज टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। जैसे कि इस ग्राफ से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये ग्राफ हम लोग को डायरेक्टली पिछले, ये ग्राफ जो है वो हम लोग को, ये ग्राफ जो है वो पिछले बार हम लोग को डायरेक्टली दिया गया था और आइडेंटिफाई करने बोला गया था कि स्टॉप वर्ड और रेयर वैल्यूज वर्ड में क्या 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 कॉमन है, या किस लिए ये ग्राफ यूज हो रहा है। तो स्टॉप वर्ड का अकरेंस जो है वो हाइयर रहेगा हमेशा। स्टॉप वर्ड मतलब जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, ये हो गए स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए, स्टॉप वर्ड हो गए, अनवांटेड कैरेक्टर्स हो गए, ये सब क्या रहेगा, अकरेंस उसके हाइयर ही रहेंगे। और जो वैल्यूएबल वर्ड्स रहेंगे उसके क्या रहेंगे, हाइयर, उसके कंपैरिजन में, स्टॉप वर्ड के कंपैरिजन में लोअर रहेंगे। तो इस कारण हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप वर्ड को रिमूव करने के लिए TF-IDF का यूज करते हैं, वेक्टर टेबल का यूज करते हैं। अब हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं टर्म फ्रीक्वेंसी को। हम लोगों ने जो कॉर्पस बनाया था, जो हम लोगों ने वोकेबलरी ऑफ वर्ड बनाया था, उसको अब हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ टेबल हम लोग उसको क्रिएट करते हैं। ये हमारा टर्म फ्रीक्वेंसी है। एक एक जो टर्म है, एक एक जो वर्ड है, वो कितने बार अपीयर हुआ है डॉक्यूमेंट में, ये रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग टर्म फ्रीक्वेंसी में। जैसे कि आई बी इन द सर्च ऑफ विजडम एज बट समटाइम्स फील अदरवाइज एज इफ फुलिशनेस। तो ये जो हमारे पास में कीवर्ड हम लोग निकाले थे, वोकेबलरी निकाले थे 12 वोकेबलरी, तो इसको हम लोग हर एक डॉक्यूमेंट में आइडेंटिफाई करेंगे कि डॉक्यूमेंट में कितने बार अपीयर हुआ है, दैट इज कॉल्ड टर्म फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये कुछ कुछ सेम है हमारे वेक्टर टेबल के कंपैरिजन में। वेक्टर टेबल और ये टर्म फ्रीक्वेंसी जो है वो लगभग हमारा सेम रहता है। टर्म फ्रीक्वेंसी में हम लोग लास्ट में इसमें यहाँ पर टोटल नहीं निकालते, लेकिन वेक्टर टेबल में हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं कि एक वर्ड जो है वो एक वर्ड जो है वो चारों डॉक्यूमेंट में कितने बार अपीयर हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद में हम लोग इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, it refers to how common a rare a word is in the entire document set। रेयर कौन सा ऐसा वर्ड है जो एंटायर डॉक्यूमेंट में हमारे पास में है, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी से। तो इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी मतलब यहाँ पर हम लोगों ने वेक्टर टेबल निकाला था कि आई बी इन द सर्च ऑफ विजडम एज, बट ये इसका टोटल हम लोगों ने निकाला था कि हाँ आई जो है वो चारों डॉक्यूमेंट में 4 बार अपीयर हुआ है, फ्रीक्वेंसी 4 है आई का, बी का फ्रीक्वेंसी 3 है, इन का फ्रीक्वेंसी 3 है, सर्च का फ्रीक्वेंसी 1 है। तो ये क्या है, पहला हमारा ये है फ्रीक्वेंसी टेबल है किसका, टोटल कॉर्पस का। ठीक है, जो वोकेबलरी हम लोगों ने निकाला था, फाइंड आउट किया था, वोकेबलरी 12 वर्ड्स जो हम लोगों ने निकाला था, उसका हम लोगों ने क्या किया, फ्रीक्वेंसी निकाला कि चारों डॉक्यूमेंट में कितने बार वो अपीयर हुआ है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, हर एक अपीयर वर्ड को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, टोटल फ्रीक्वेंसी से। जैसे कि यहाँ पर आई जो है वो 4 बार हमारा रिपीट हुआ था और टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे 4 से। वैसे ही सेम यहाँ पर हमारा बी क्या था, इसका हम लोग का फॉर्मूला कुछ ऐसा है, टर्म फ्रीक्वेंसी इंटू लॉग ऑफ IDF-WF। टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी का इसका फॉर्मूला कुछ हमारे पास में ऐसा है। तो हमको एग्जाम में फॉर्मूला तो कैलकुलेट करने नहीं आएगा, मींस वर्ड के फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने तो नहीं आएगा, लेकिन हम लोग को पता रहना चाहिए कि कैसे उसको फाइंड आउट किया जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आई कितने बार अपीयर हुआ था, 4 बार, फ्रीक्वेंसी क्या है 4 है, तो ये 4 से 4 डिवाइड हो गया। बी जो है वो 3 बार अपीयर हुआ था, फ्रीक्वेंसी क्या है लेकिन 4 है, मींस डॉक्यूमेंट कितना है हमारे पास में, 4 है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट 1 2 3 4
4 डॉक्यूमेंट था और यहाँ पर हम लोग का फ्रीक्वेंसी है, तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये हमारा निकलता है इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हम लोग उसका लॉग निकालते हैं। जैसे हम लोग का डॉक्यूमेंट कितना था, 4 डॉक्यूमेंट था, आई का फ्रीक्वेंसी क्या है, 4 है, तो यहाँ पर हम लोग 4 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा वैल्यू क्या है, 0 आया। बी का हम लोग क्या था, बी का फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, डॉक्यूमेंट कितना था हमारे पास में, 4, तो हम लोग 4 को डिवाइड किए 3 से, ठीक है। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा। और उसके बाद में हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया लॉग ऑफ आईडीएफ, दैट इज इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। हालांकि इतना कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा आप लोग को, लेकिन फिर भी आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या है और इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा क्या था, फाइनली टीएफ आईडीएफ विथ लॉग ऑफ टीएफ आईडीएफ है। ये कुछ ऐसा हमारा टीएफ था, टर्म फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा था, लॉग ऑफ इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसा आया। उसके बाद हम लोग क्या फाइंड आउट किए, इसका लॉग फाइंड आउट किए। तो जो द क्लोजर, जो 0 के क्लोजर है वो क्या है, कॉमन वर्ड है इन द अबव कॉर्पस। 0 के पास में जो भी वर्ड है वो अबव कॉर्पस के पास में है। 0 के पास में जो भी वर्ड है वो क्या है, कॉमन वर्ड है। ये हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीएफ आईडीएफ। एप्लीकेशन क्या है इसके, एप्लीकेशन ऑफ टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी के, डॉक्यूमेंट क्लासिफाई करने में इजी होता है। मींस कौन सा ऐसा मेल है जो स्पैम है और जो रियल मेल है, या रियल न्यूज और फेक न्यूज को क्लासिफाई करने में हेल्प होता है हमारा डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। सेकंड वन इज कीवर्ड एक्सट्रैक्शन। कोई भी एक स्टेटमेंट में से अगर हम लोग को कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, वो किस में यूज होगा, हमारा इंपॉर्टेंट कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करना है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ TF-IDF, Information Retrieval System, to extract important information from corpus. Important information निकालना corpus से. It is useful in displaying the website in the search engine according to the relevant search. मतलब हमारे पास में इंटरनेट में, वेब में n नंबर ऑफ वेबसाइट रहते हैं हमारे, लेकिन टॉप में कौन आता है, जो रेलिवेंट, जो रिपीटेड सर्च हुए रहते हैं, और जो सजेशन आता है वो क्या रहता है हमारे पास में, वो यूज होता है हमारे, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है टीएफ आईडीएफ। फोर्थ इज टॉपिक मॉडलिंग। इट रिफर्स टू द मॉडल, इट रिफर्स टू द मेथड ऑफ आइडेंटिफाइंग शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव डिस्क्रिप्टिव ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ लार्ज टेक्स्ट। मीन्स अगर बड़े सा टेक्स्ट रहे, बड़ा सा हमारे पास में पैराग्राफ रहेगा, उसमें से क्या करेगा, टॉपिक मॉडलिंग करके निकाल के दे देगा। मीन्स हम लोग को सब्जेक्ट निकाल के दे देगा। फिफ्थ एप्लीकेशन इज स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग। स्टॉप वर्ड को क्या कर देगा, वो फिल्टर कर देगा। मीन्स अनवांटेड वर्ड्स को क्या कर देगा, वो रिमूव कर देगा। दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ टीएफ आईडीएफ। सो इन यूनिट 6 वी हैव डिस्कस्ड। सो यहाँ पर हमारा खत्म होता है यूनिट 6, दैट इज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और इस यूनिट में हम लोगों ने डिस्कस किया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या हैं, कैसे हमारा जो नेचुरल लैंग्वेज रहता है, मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज जो रहता है, वो कैसे प्रोसेस करता है, जो हमारा एआई मशीन है या एनएलपी मशीन है उसको कैसे प्रोसेस करता है, वो हम लोगों ने देखा। In session 2 we have revisited AI project cycle. In the terms of natural language processing, AI project cycles contain 6 stages: problem scoping, data acquisition, data exploration, modeling, evaluation, and the last stage will be deployment. And in session 3 we have discussed human language versus computer language. Means हमारा जो human language में command हम लोग जो देते हैं वो कैसे computer language में convert होता है, क्या bag of word होता है, क्या corpus क्या होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया सेशन 3 में। कैसे हम लोग टीएफ आईडीएफ, टर्म फ्रीक्वेंसी एंड इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम लोगों ने देखा सेशन 3। सो इफ यू फाउंड द वीडियो इज इंफॉर्मेटिव टू यू, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they can be also benefited and obtain maximum marks in AI subject.